दोस्तों नमस्कार। कुंभ में जो हादसा हुआ है जिनमें 30 लोगों की जान चली गई, ये काफी दुखद है। योगी जी ने बहुत बड़ी तैयारी की थी। उन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग आएंगे और हम पूरी तरह से तैयार हैं। 40 करोड़ लोगों का स्वागत प्रयागराज में होगा, संगम में स्नान होगा, कुंभ का महोत्सव होगा और लोग राजी खुशी वापस जाएंगे। और खासकर उस कुंभ में जो 144 साल बाद हिंदुस्तान में हो रहा है। इसीलिए आज की घटना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इतनी तैयारियों के बाद भी क्या कमी रह गई। और दोस्तों, इसकी जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है। हर 12 साल में हमारे यहाँ कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होते हैं। और एक जगह नहीं होता, चार चार जगह होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर 12 साल में करीब 8 बार ऐसे बड़े जलसे होते हैं, मतलब हर 1.5 साल में एवरेज एक बार। और उसकी तैयारियां हमें करनी होंगी, क्योंकि इतना बड़ा अगर आयोजन होता है तो उसमें एक साल की तैयारी तो लगेगी। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में कुंभ मैनेजमेंट को लेकर पूरी तरह से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब आपको 8 कुंभ करने हैं 12 साल में, तो हर 1.5 साल में ऑन एन एवरेज एक। और जब एक होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे अरेंजमेंट करने होंगे। हर जगह आप फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते, हर जगह आप लोगों को परमानेंटली ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग रिटायर भी होते होंगे। बहुत बड़ा आयोजन है तो बहुत बड़े अरेंजमेंट की जरूरत है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि क्राउड कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट में हम कहाँ चूक जाते हैं। और इसको अगर हमने डिटेल में नहीं समझा तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी घटनाएं दोहराई जाएंगी, जो ना देश के लिए सही है, ना उस त्योहार के लिए उचित है, और ना समाज के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ बातों को जो मैं हाईलाइट करूंगा उसमें आपके सुझाव भी जरूरी होंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कुंभ गए होंगे, आपको वहां कुछ कमियां दिखी होंगी। आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब तक हम पूरी नॉलेज को पुल अप नहीं कर लेते, शायद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी भी अगर गलती कर देगा, तो 10 करोड़ लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको मैनेज करना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा अपने अनुभव के हिसाब से कि क्या और सुधार हो सकता था या होना चाहिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा हम करते हैं पॉलिटिक्स और रूटीन डिस्कशन से हटकर। हम वो बातें करते हैं जो समाज के हित में होती है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रयागराज में हुआ वहां फेलियर कहाँ हुआ, क्राउड कंट्रोल में या क्राउड मैनेजमेंट में, ये हमें समझना होगा। क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल दो बहुत अलग चीजें हैं। जब आपको पता है कि 10 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे, तो आप एक साथ उन लोगों को संगम तक नहीं जाने देना चाहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर उन 24 घंटों में 10 करोड़ लोग आपको मैनेज करने हैं, तो ऑन एन एवरेज पर आवर आपको करीब 40 से 50 लाख लोग मैनेज करने होंगे। 40 से 50 लाख लोग किस रास्ते से आएंगे और किस रास्ते से वापस जाएंगे, ये अपने आप में एक चुनौती है। आप सोच के देखिए दोस्तों, हमारे सामने किसान आंदोलन था। इस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पे तमाशा हुआ, हंगामा हुआ। कुछ लोग, लाख लोग थे, मेरे ख्याल से 3-4 लाख लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन पूरी दिल्ली में केओस हो गया। यहां तो हम 40 से 50 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, वो भी पर आवर। क्या इस तरह का रूट हमने कोई बनाया कि 50 लाख लोग एक रास्ते से आए, स्नान करें और वापस चले जाएं? और उसके बाद फिर दूसरा बैच, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या इस तरह का कोई अरेंजमेंट था? निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद घटना की संभावना कम हो जाती। जब सारे के सारे लोग जाके संगम में स्नान करना चाहते हैं, तो मूवमेंट तो सबका संगम की तरफ है। नहाने के बाद जब लोग वापस आएंगे तो वो किधर से आएंगे? उनका रास्ता किधर से होगा? क्या इतने पुल हैं? क्या इतने रास्ते हैं? इतने बैरिकेडिंग अगर हैं तो लोग रास्ता कैसे ढूंढेंगे? इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो नंबर अपने आप में भी डरावना है कि हर घंटे अगर 30, 40, 50 लाख लोग कहीं पे पहुंच रहे हैं, तो उनको एक जगह से एंट्री देके दूसरी जगह से निकालना, ताकि आपस में कंफ्यूजन ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह की भगदड़ ना हो,
ये बहुत जरूरी था। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे क्राउड में आप इस बात को मानिए कि हर आदमी जल्दी में है। हर आदमी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी स्नान करूं और अपने पाप धोऊं। सवाल इस बात का है कि इस हड़बड़ की जिंदगी में जितने लोग वहां आ रहे हैं, हर एक का फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें अपाहिज भी होंगे, उसमें बाकी लोग भी होंगे। हर एक की चाल अलग है, हर एक की रफ्तार अलग है, हर एक की स्पीड अलग है। कहने का मतलब कि निश्चित रूप से आप उसको एक स्ट्रीमलाइन वे में नहीं चला सकते। इसका मतलब यह है कि वहां पे उथल पुथल की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ लोग आगे तेज चलेंगे, कुछ धीरे चलेंगे, और जो धीरे चल रहे होंगे उनके पीछे जो तेज लोग आ रहे होंगे, उनकी टेंडेंसी होगी कि उनको थोड़ा सा साइड में धक्का दे के या रास्ता बना के अपने आप को आगे निकालना, ताकि जल्दी से जाके संगम में हम स्नान कर सकें। ऐसी स्थिति में अगर 2-3 लोग भी अगर गिर जाते हैं धक्का मुक्की में, कोई बुजुर्ग भी गिर जाता है, बच्चा भी गिर जाता है, तो उसको उठाना, जबकि पीछे से लगातार क्राउड आ रहा है, क्या आसान होगा? किस तरह की बैरिकेडिंग की होगी? और जब बैरिकेडिंग की जाती है तो हमने अक्सर ये देखा है, जबकि शहरों में भी जिस तरह से हमारे यहाँ पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो काफी दयनीय है। सड़क में बैरिकेड लगा के पुलिस वाले चले जाते हैं या साइड में खड़े होकर बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। ट्रैफिक जैम होता रहता है, लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं आती कि वो जिस बैरिकेड के लिए वहां लगाए हैं वो बैरिकेड का पर्पस क्या है। क्योंकि ऊपर से तो आदेश आ गया कि बैरिकेडिंग करो, लेकिन किस लिए? पीछे अगर ट्रैफिक क्राउडिंग हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। क्या ऐसा प्रयागराज में नहीं हुआ होगा कि सीनियर्स ने जूनियर को कहा होगा कि आप बैरिकेडिंग कर दीजिए, लोगों को डाइवर्ट कर दीजिए, और फिर ये पता नहीं होगा कि वो निकलेंगे किधर से और एग्जिट किधर होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस समय ये घटना हुई उस समय ग्राउंड पे कितने सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पे थे? उनके जीपीएस लोकेशन से ये पता लगाना चाहिए योगी सरकार को कि ये अधिकारी कहाँ थे, क्योंकि रात को 1 से 2 के बीच में ये घटनाएं हुई, अंधेरा था। तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि बड़े अधिकारी छोटों के भरोसे जिम्मेवारी छोड़ के अपने आराम करने चले गए, या जितनी संख्या में बड़े अधिकारियों को जहां जहां रहना चाहिए शायद ना हो, क्योंकि ऑन द स्पॉट डिसीजन कौन लेगा? और जो पुलिस वाला है उसको तो सिर्फ डंडा चलाना आता है। उसने देखा होगा कि क्राउड अगर एक तरफ से निकल रहा है तो उसने वहां पे डंडा चला के उनको दूसरी तरफ करा होगा, तो वहां पे भी क्राउडिंग और हो गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बात की है कि जो आपका क्राउड मैनेजमेंट, आपने जो इमरजेंसी सिस्टम बनाया था या जो कंट्रोल रूम बनाया था, वो क्या कर रहा था? जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी एक रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे डिफरेंस आता है कि आप जो गंगा के किनारे, वहां आप क्राउड कंट्रोल की बात कर सकते हो, लेकिन गंगा के किनारे तक लोग ज्यादा ना पहुंचे, वो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम क्यों फेल हो गया? दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। क्राउड कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट दो अलग चीजें होती हैं। यहां पे गलती क्राउड कंट्रोल से ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट की है। आपके कंट्रोल रूम कहीं ना कहीं फेल हो गए। बड़े अधिकारियों ने कहा होगा कि लोग बहुत आ रहे हैं, आप जाने दीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो कॉम्प्रोमाइज किया है। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा उसमें किसी ना किसी बड़े अधिकारी ने तो कॉम्प्रोमाइज के आदेश दिए हो। अगर सब कुछ ठीक था, ड्रिल सही थी, सिस्टम सही थे, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज क्यों किया गया? मुझे लगता है योगी साहब को इन बातों पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, और अपने ही अधिकारियों से नहीं, किसी और डिपार्टमेंट से। क्योंकि अपने अधिकारी तो निश्चित रूप से कवर अप करेंगे इसमें, चाहे रिपोर्ट सार्वजनिक हो या ना हो। लेकिन भारत सरकार को क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल को लेकर एक बड़ी नीति बनानी होगी, जहां पे 2 लाख लोग आते हैं, 10 लाख आते हैं, 50 लाख आते हैं, करोड़ आते हैं, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। इस तरह से किस जगह पे क्या मैंडेटरी अरेंजमेंट होंगे, जब तक हम इन चीजों को डॉक्यूमेंट करके और थर्ड पार्टी से उसका वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। थर्ड पार्टी हो सकता है दूसरे स्टेट की पुलिस हो, कोई जरूरी नहीं है कि अपने ही अरेंजमेंट और अपने ही अधिकारी करें। जब तक हम भाई भतीजावाद डिपार्टमेंट में चलता रहेगा कि ओके मेरी गलती है और मेरा ऑफिसर उसको कवर कर रहा है, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। तो मुझे लगता है
कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की को एक ऑडिट की जिम्मेवारी भी देनी चाहिए कि क्या क्राउड मैनेजमेंट के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट को किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर से दूर रखना चाहिए। आज हमारे पास ड्रोन्स हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, आज हमारे पास हर तरह के सर्वेलेंस मैकेनिज्म हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं। सब कुछ होने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, उनमें कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस स्थिति के अंदर जिस समय ये घटना हुई, वहां पे कितने वीआईपीज मौजूद थे? क्योंकि जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा अटेंशन वीआईपीज की तरफ हो जाता है और आम आदमी इस तरह के हादसों का शिकार हो जाता है। क्या आने वाले दिनों में वीआईपीज के लिए हम एक सेपरेट घाट का निर्माण नहीं कर सकते कि आपको क्राउड में आना ही नहीं, आप अलग ही रहिए, जहां जनता आती है वहां पे वीआईपीज को ना आने दिया जाए, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस क्राउड मैनेजमेंट में हो और एक मेन जगह से हट के दूसरी जगह कहीं दूर आप एक अलग से घाट बना दीजिए वीवीआईपीज के लिए। आइए, अपना डुबकी लगाइए और चुपचाप घर चले जाइए। क्राउड में आके डिस्टरबेंस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या इस तरह का प्रावधान हम नहीं कर सकते? क्योंकि चाहे भारत के मंदिर हों या किसी भी तरह की बड़ी इमारतें हों, हर जगह हमने वीवीआईपीज के लिए एक अलग से काम किया हुआ है, जिसके कारण हमेशा डिस्टरबेंस होता है। स्टाफ का फोकस वहां होता है क्योंकि वो बड़े अधिकारियों के आगे पीछे घूमने की आदत है हमारी, और आम आदमी को हम अपने हाल पे छोड़ देते हैं और निश्चित रूप से ऐसी जगह पे हादसा हो जाता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें देखना होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमें इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं उसमें टाइम मोशन स्टडी होना बहुत जरूरी है कि एक आदमी कितनी देर डुबकी लगाता है ऑन एन एवरेज, उस पूरे एरिया में कितने लोग एक साथ डुबकी लगा सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम क्राउड मैनेजमेंट करें, और हो सकता है कि अगली बार हमें घाट एक ना करके हमें शायद 10 किलोमीटर से भी लंबा घाट बनाना पड़े। जब इतनी क्राउड आ रही है और हमें पता है कि हर आदमी को डुबकी लगानी है, तो आपको घाट और लंबे बनाने होंगे ताकि क्राउडिंग और स्प्रेड हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इस बातों को हमें समझना होगा कि किस तरह का हमने वहां पे अरेंजमेंट किया, कहाँ थे बड़े लोग जब ये मैनेजमेंट कमजोर पड़ा और इस तरह के हादसे हुए, जो वहां पे जूनियर ऑफिसर्स या पुलिस अधिकारी थे या पुलिस के जवान थे, उनको किस तरह की ट्रेनिंग थी, क्या किसी ने रास्ता ब्लॉक किया कि एक फ्लो मूवमेंट ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इनवर्ड आउटवर्ड क्राउड मैनेजमेंट के लिए आपने क्या अरेंजमेंट किए, कितने लोग कहां से आएंगे और किधर से एग्जिट करेंगे, इस तरह का कोई इंतजाम था? और जैसा सुनने में आ रहा है कि लोग 10-12 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं संगम में स्नान करने, क्या वहां और कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हो सकता था? क्योंकि इतनी बड़ी क्राउड अगर आती है तो निश्चित रूप से लोग थके हुए होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, श्रद्धा सबकी है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति के अंदर जब क्राउड मूवमेंट होता है तो उसमें व्यवधान आना मुश्किल है। कोई बुजुर्ग है वो बैठ गया, या कोई महिला है उसको बहुत तकलीफ है और वो बैठना चाहती है, उस क्राउड में कैसे बैठेगी? कहने का मतलब ये कि हमें बहुत कुछ तैयारियां करनी, बहुत बड़ा आयोजन है। आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, जैसे जैसे सोशल मीडिया और मीडिया कवरेज बढ़ेंगे, लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। ऐसे बड़े आयोजन हिंदुस्तान में और होंगे, क्राउड और आएगी। लेकिन अगर हमने गलतियों से नहीं सीखा, तो जिसे कहा जाता है कि रंग में भंग पड़ना, कि सब कुछ ठीक चल रहा था और एक बड़ा हादसा हो गया, सब का मूड बिगड़ गया। योगी जी भी परेशान होंगे, मोदी जी भी होंगे, और देश में भी एक माहौल ऐसा है कि हम एक हिंदुओं का इतना बड़ा फेस्टिवल ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, और इसके अलावा फिर राजनीति जो होगी वो अलग। तो मुझे लगता है दोस्तों, आपके भी बहुत सारे सुझाव होंगे। क्या करना चाहिए था योगी सरकार को, या आने वाले दिनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े आयोजन में जाते होंगे। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे लगता है कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से योगी जी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सीएम ऑफिस को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जनता का विजडम, जनता का अनुभव भी बहुत कुछ सिखा सकता है। हर चीज सरकारी फाइलों में और सरकारी एक्सपर्ट कमिटीज के पास नहीं हो सकती।
लोगों के अपने अनुभव और छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी घटनाओं को रोक सकती हैं। क्या हम सुनने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं? अगर नहीं, तो दुख की बात यह है कि ऐसी घटनाएं फिर दोहराई जाएंगी। अगर हमें रोकना है तो सीखना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। आपका जो भी विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी। फिलहाल वंदे मातरम।